सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज 12 अगस्त के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ में खबर आर्थिक जगत को लेके है, जिसमें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सेबी प्रमुख का नाम आने से हलचल सी मच गई है आर्थिक जगत में और शेयर बाज़ार के जगत में। हालांकि अभी तक ऐसा कोई परिवर्तन शेयर मार्केट में नहीं देखने को मिल रहा है, फिर भी एक इतने ऊंचे पद पे बैठे व्यक्ति पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, तो ये चिंता का विषय है। क्योंकि एथिकली अगर पदों पर बैठने वाले लोग फेवर करना शुरू कर दें तो संस्था का उद्देश्य ख़त्म हो जाएगा। हालांकि हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए हैं कि माधवीपुरी बूच सेबी की जो चेयरमैन है, उनका अडानी ग्रुप के साथ कुछ लेन देन का संबंध है, आर्थिक रूप से निवेश का संबंध है, जिस इन सभी तथ्यों को माधवीपुरी बूच जी ने सिरे से खारिज कर दिया है और उन्होंने कहा है कि वो सेबी की चेयरमैन बनने से पहले एक प्राइवेट नागरिक थी, मतलब एक हम लोग की तरह प्राइवेट व्यक्ति थी। उसमें उन्होंने जो भी निवेश करे थे वो सब उन्होंने डिस्क्लोज़ कर दिए हैं सेबी को। उनके पति ने भी कहा है कि हम लोगों ने जो भी ऐसे निवेश करे वो सब सेबी को डिस्क्लोज़ में पहले कर चुके हैं। तो इसमें और वो सब जो पहले निवेश करे गए थे वो एक प्राइवेट नागरिक के तौर पे थे। फिलहाल देखते हैं क्या रहता है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट का क्या असर आता है देश पे। हम वापस शुरू करेंगे अपने संपादकीय पे और आज शुरुआत हो रही कल्पमेधा से। अहंभाव से दिया गया दान दीनता और विषमता पोसने और बढ़ाने वाला है। धर्म की अकिंचन भावना से दिया गया दान प्रीति और सद्भाव बढ़ाएगा। जैनेंद्र कुमार। बहुत अच्छी बात कही। आज का लेख है आर्थिक विकास पर अनुत्तरित प्रश्न। देश 2047 तक आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाने की ओर बढ़ रहा है। पिछले दिनों जब नए माहौल में एक नई आर्थिक विकास यात्रा शुरू करने के वादों के साथ निर्माण यात्रा शुरू हुई, तो उसकी घोषणाओं में बहुत सी ऐसी अधूरी बातें रह गईं जिनका समाधान इतने दशक में नहीं मिल पाया है। मतलब देखिए, बहुत सारी बातें थी जिन पर काम हुआ गवर्नमेंट के द्वारा, बहुत चीज़ों पे काम नहीं हो पाया है। पंजाब के विभिन्न इलाकों में सहकारी मिल्क प्लांट खूब कोलाहल के साथ शुरू किए गए थे, वे अब करोड़ों रुपए के घाटे में क्यों चल रहे हैं। देश भर में नए आंदोलन के नाम पर सहकारी बैंकों को जो इकाइयां सामने आई हैं, पिछले दिनों वहां लेन देन बंद हो गया क्योंकि उपकरण सही नहीं है, सर्वर काम नहीं कर रहा था और हिसाब किताब पूरा नहीं था। कृषि अर्थव्यवस्था की घोषणा के साथ हमने अपने संविधान में आर्थिक प्रगति की सौगंध खाई थी। वादा था कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में संतुलन बनाए रखा जाएगा। असल में लेखक ने प्रथम शुरुआत में ही हमारे सामने एक चिंता सहकारी बैंक की कोऑपरेटिव की शुरू कर दी कि कोऑपरेटिव की जो सिचुएशन है इस समय वर्तमान में बहुत ही दयनीय हो चुकी है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो परिवर्तन उनसे उम्मीद की जा रही थी वो अभी खुद अपने आप को अस्तित्व में रखने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। कहीं पर नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कहीं पर सर्वर काम नहीं करता, तो कहीं पर रिकॉर्ड्स नहीं मिल पाते हैं। इस चक्कर में पूरे पूरे कॉपरेटिव ख़त्म हो रहे हैं। लाल फीताशाही के बोलबाले पर पूरा नियंत्रण हो गया है, नहीं हो पाया है। भ्रष्टाचार के शून्य स्तर पर होने लाने की बताए बात छोड़िए, यहाँ सब चलता है कि संस्कृति हावी होने लगी है। इधर संसद में नए आम बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष से ठोस विचार विमर्श की उम्मीद की जा रही थी, ताकि नई शासन पारी का नया वर्ष मतलब इसमें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कैसे कि अभी भी लाल फीताशाही या जो रेड टेपिज्म था ब्यूरोक्रेसी में रैम्पेंट चल रहा है और ऐसा कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। और सरकार वैसे ही अपने को पॉलिटिकल स्टेबल करने में इतना बिजी है कि कई मुद्दों से थोड़ा अलग दिखती है। नया आम बजट क्या कहलाया है, लेकिन कृषि शोध की राशि बड़ी नहीं है। अच्छा, हमने बहुत पहले एक वीडियो में जिक्र भी सा करा था कि बात ये हो रही है कि एग्रीकल्चर को विद टाइम क्लाइमेट रेजिलिएंट होना ही पड़ेगा एग्रीकल्चर को, वरना आप हर साल ना परेशानी ही झेलोगे। पर दुर्भाग्य ये रहा कि जो एग्रीकल्चर रिसर्च है
उसमें फंडिंग की बहुत बड़ी कमी है और इस बजट में भी उसे एड्रेस नहीं करा है। फंडिंग की बहुत कमी है। अगर आप एग्रीकल्चर रिसर्च पे काम नहीं करेंगे तो आप कृषि कितना बेहतर करने का प्रयास कर लीजिए, आप वो आउटपुट ला ही नहीं पाएंगे जो अब बदलती परिस्थितियों के अनुरूप होना चाहिए, है ना। रिसर्च पे काम नहीं करा जा रहा है मगर उतने फंड नहीं दिए जा रहे हैं। कृषि विकास दर पिछले वर्ष 4.7% थी, इस वर्ष घटकर 1.4% रह गई है। आप देखिए ना, आपके सामने डेटा आ चुका है। जो कृषि विकास दर है जो अभी तक 4.7% चल रही थी, वह इसी वर्ष घट के 1.4% पे आ गई है। मतलब अभी भी इस फील्ड को स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने ज़रूरी हैं। यहाँ शोध राशि और कृषि जीडीपी का अनुपात बढ़ाना चाहिए था, लेकिन 2008-9 में जो अनुपात 0.75% था, वह 22-23 में घटकर 0.43% रह गया है। पर्यावरण अनुकूलित बीज लाओ, नई सिंचाई और बीजाई तकनीकी पर काम करो, लेकिन वह नहीं हुआ। देखिए, हमें काम किस पे करना था? हमें करना था कि अच्छे सीड्स को लाना, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हो गए आपके अच्छी क्वालिटी के। हमें काम किस पे करना था? हमें काम करना था इरिगेशन पे, ठीक है ना। हमें काम किस पे करना था? हमें काम करना था कि इलेक्ट्रिसिटी को हम पहुंचाएं ताकि हमारे खेतों पे ये सारे काम हो सके, मगर ऐसा नहीं हुआ। 50% आबादी अभी भी खेतीबाड़ी में लगी है और उत्पादकता दुनिया में औसत से काफ़ी कम है। ये भी दुर्भाग्य है कि जहां हमारी 50% पॉपुलेशन लगी हुई है कृषि में, मगर जो प्रोडक्टिविटी है बहुत कम है। बार बार कहा जाता है कि विश्व महामंदी का सामना कर रहा है। भारत ने बाहुबली आर्थिक रूप से संपन्न देशों की विकास दर को पछाड़ दिया है, लेकिन हम कुछ बातों को पूरी तरह से ध्यान क्यों नहीं कर पा रहे? महंगाई पर नियंत्रण हम नहीं कर पा रहे हैं, और हमने महंगाई की सूचकांकों की परिभाषा को अभी अपनी सुविधा अनुसार बदल दिया है। अच्छा, ये बड़ा मजाक सरकार ने बना दिया है कि इन्होंने ना महंगाई काउंट करने की डेफिनेशन ही बदल दी। मैं इस पर कभी अलग से वीडियो में आऊँगा, मगर मैं इस पर बात कर भी चुका हूँ। डेफिनेशन ही बदल दी है। अब वो उस डेफिनेशन के हिसाब से ही गवर्नमेंट गिनते बता रही कि महंगाई नहीं है, ठीक है ना। महंगाई के सूचकांक की नई रिपोर्टें अब खाद्य वस्तुओं की कीमत को उपेक्षित करके घोषित हो रही हैं, क्योंकि लक्ष्य यही है कि किसी प्रकार कीमत की खुदरा दर को सुरक्षित 4% तक लाया जाए। मगर एक बड़ा सत्य चर्चा क्यों नहीं हुई कि पिछले दिनों में थोक कीमत की दर जो शून्य से नीचे चली गई थी, अचानक शून्य को पार करके ऊपर आ गई है। तो सिर्फ ना डेफिनेशन बदल देने से देश नहीं बदल जाता है, आपको धरातल पर काम करना चाहिए। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि मौसम के तेवर के बदलने से कुलांचे भरकर आम आदमी की ज़िंदगी को दूभर क्या करती है। उससे भी बड़ी बात कि जो थोक कीमतों में सूचकांक गिरावट दिखा रहे हैं, तो प्रचून कीमत सूचकांक उनका अनुसरण क्यों नहीं करते हैं? जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है आपका, उनका विरोधी तेवर क्यों बना रहता है? क्या ऐसा कारण खुदरा व्यापारियों पर कभी कमी के मनोविज्ञान का सहारा लेकर चोर बाजारी करना है? मतलब ये बहुत ही अच्छी तरीके से लेखक ने इस मुद्दे को घेरा है कि हम जिस हिसाब से अपने आप को 2047 तक एक ग्लोबल पावर बनाना चाह रहे हैं या एक विकसित देश बनाना चाह रहे हैं, मगर मगर हमको धरातल पर काम करना पड़ेगा। लेखक ने शुरुआत में हमको बता दिया कि कोऑपरेटिव की हालत, आज़ादी की टाइम जो बातें करी गई थी कि देश में क्रांति लाई जाएगी कोऑपरेटिव के माध्यम से, अधिनियम लाएगी कोऑपरेटिव के लिए, आज दयनीय स्थिति हो गई है उसकी। और लेखक ने हमारा ध्यान उस तरफ भी केंद्रित करा कि हमें कृषि, जिसमें 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन आज भी एम्प्लॉयड है, उसकी विकास दर 4.7% से लेकर आज की तारीख में 1.4% होकर रह गई है, जबकि 50% लोग आज भी एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं। साथ ही में लेखक ने हमको इस तरफ भी ध्यान केंद्रित करा है कि हमको दिक्कत हो रही थी कि महंगाई बढ़ रही है, तो हमने CPI WPI कैलकुलेशन में अपनी डेफिनेशन बदल दी। अब हम उस तरह से गणना कर ही नहीं रहे हैं,
है ना। मतलब अगर आपके मान लीजिए कि 5 सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे थे, उस चक्कर में अगर टोटल एग्रीगेट कम हो रहा था, मगर हम कानून ले आए कि ABCD में जिसमें कम नंबर है हम उसे गिनेंगे ही नहीं, तो आपका अपने में एग्रीगेट सही हो जाएगा, आप टॉपर हो जाएंगे, है ना। जो समस्या थी हम उसे एड्रेस करेंगे ही नहीं। जब हम समस्या को एड्रेस करेंगे ही नहीं तो कोई समस्या आएगी नहीं, तो कोई समस्या होगी नहीं, फिर तो सब चंगा सी। बहुत बढ़िया तरीका। बहरहाल फिलहाल हम बढ़ेंगे अपने अगले लेख की ओर। अगला लेख है बचत की बुनियाद। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत का पता इस बात से भी चलता है कि उसके बैंकों का कारोबार कैसा है। बैंकों का कारोबार कैसा है, बैंक हेल्दी हैं कि नहीं है। बैंकों का कारोबार मुख्य रूप से लोगों के से जमा आकर्षित करने और उसके कर्ज के रूप में देकर उसे ब्याज कमाने से चलता है। मगर इस समय भारतीय बैंकों को में जमा और कर्ज का अंतर काफ़ी बढ़ गया है। इसे लेकर सरकार की भारतीय रिजर्व बैंक की चिंता स्वाभाविक है। पिछले दिनों मौद्रिक समीक्षा के वक्त RBI के गवर्नर बैंकों से इस अंतर को पाटने के लिए विशेष योजना चलाने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि बैंक ब्याज दर निर्धारित करने का स्वतंत्र है। यही बात केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने RBI गवर्नर के साथ बैठक में कही। मतलब देखिए बैंकों की हालत भी ठीक नहीं चल रही है, बैंक आर सफरिंग। दरअसल सार्वजनिक बैंक निवेश की कमी के चलते गंभीर परेशानी से दौर गुजर रहे हैं। निवेश की कमी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में निवेश नहीं हो रहा है, इसलिए उनको दिक्कत हो रही है बैंकिंग ऑपरेशंस को रन करना, और साथ में बाकी बैंकिंग एस्पेक्ट्स को भी, स्कीम्स को भी रन करना। फ़ायदे से बैंक अपने ब्याज दर रेपो दर से आधा से लेकर 1% तक ऊपर रख सकते हैं, मगर इस मामले में भी उन्हें कुछ राहत दी गई है। मतलब देखिए वही बात है कि जब बैंक ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप उनसे फ्लरिश करने का कैसे उम्मीद कर सकते हैं, है ना। बचत के बारे में लोग तब सोचते हैं जब उनके पास ज़रूरी खर्चों से अधिक आमदनी होती है, मगर सरकार लगातार इस हकीकत पर पर्दा डालने का प्रयास करती रही है कि रोज़गार और आमदनी के स्रोत लगातार घटे हैं। कुछ दिनों पहले आम बजट में पेश करते हुए वित्त मंत्री ने खुद दोहराया था कि बेरोज़गारी कोई समस्या नहीं है, गरीबी लगातार कम हो रही है। अब देखिए जब गवर्नमेंट का स्टैंड ही ऐसा है कि बेरोज़गारी कोई समस्या है ही नहीं, तो फिर बात ही क्या है। मैं तो कहता हूँ कि ये भी बड़ी गलत चीज़ है कि हमारे ब्यूरोक्रेसी या तो ब्लाइंड हो गई है, क्योंकि मेरा असम्पशन है कि हो क्या रहा है कि ब्यूरोक्रेसी का पॉलिसी जब से बना रहे हैं, उनको तो फंड्स पूरे मिल रहे हैं, सैलरी टाइम से मिलती है, उनको कहाँ जॉब इनसिक्योरिटी झेलनी पड़ती है जो हमारे कॉमन सिटीजन को झेलनी पड़ती है। तो जो एसी कमरों में नीतियाँ बनाई जा रही हैं वो इसी को सोच के बनाई जा रही हैं कि भैया लाइफ में सब चंगा सही, लाइफ में कुछ ख़राब है ही नहीं। तभी तो वित्त मंत्री जी का स्टेटमेंट है कि बेरोजगारी को चिंता है ही नहीं। तो गवर्नमेंट कोई भी हो उनको एड्रेस करना चाहिए ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम्स को। अगर बैंक आकर्षक योजनाएं लाकर लेकर आएंगे और उन पर अधिक ब्याज की पेशकश भी करेंगी तो कितने लोग आकर्षित हो पाएंगे। देखिए गवर्नमेंट ने लगभग हर चीज़ में इतना हाई टैक्सेशन और रेट बढ़ा दिए हैं, है ना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, LTCG, STCG, मतलब अगर आप बहुत से बहुत बचाने की कोशिश कर भी रहे हो पैसे, तो सेविंग्स में भी आप उसे खो दोगे। तो यही बात लेखक ने हमको बताने की कोशिश करी है कि अगर बैंक की स्कीम ले भी आ रही है सेविंग्स वाली, तो सेविंग्स कहाँ हो रही है उसमें, उसमें तो आधा पैसा आपका उसमें ही चला जा रहा है ब्याज में, सॉरी सर्विसेज टैक्स वगैरह में, LTCG STCG में। तो ये इस क्षेत्र को बेहतर करने के लिए सरकार को सोचना चाहिए, उन्हें करना पड़ेगा। सरकार को बुनियादी पहलुओं पर काम करने के बजाय बैंकों पर दबाव बनाकर शायद ही उसे समस्या पर पा सकेगी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में क्या होता है ना, सीधे RBI फरमान जारी कर देता है कि बैंक अपना काम नहीं कर रहे हैं, बैंक सही से काम नहीं कर रहे हैं। अरे बैंकों को आप थोड़ी रिलीफ दीजिए पहले। दे आर वर्किंग ऑन हाई प्रेशर, वर्किंग इन हाई टेंशन। अगला आर्टिकल है महिला डॉक्टर।
जो कि अपनी इंटर्नशिप कर रही थी, रेजिडेंसी कर रही थी, उनको उनके साथ हॉस्पिटल में रह के 2 से 3 बजे के आसपास बहुत ही गलत कृत्य करे गए, उनका रेप करा गया। इसी को लेकर लेख दे रखा है कि क्या, यह पढ़ लीजिएगा, मैं पूरा पढ़ चुका हूँ। बात यहाँ पे ये आ रही है कि आज भी हॉस्पिटल्स में महिला डॉक्टर्स सेफ नहीं है, हॉस्पिटल में प्रॉपर स्टे रूम्स नहीं है जहाँ पे वो आराम कर सकें जाके। हॉस्पिटल सिर्फ उनसे दिन रात काम करवाता है, 36 घंटे की ड्यूटी, 48 घंटे की ड्यूटी, 24 घंटे की ड्यूटी, मगर इस बीच अगर उसे आराम करना पड़ जाए डॉक्टर को, तो हॉस्पिटल में प्रॉपर रुकने की जगह नहीं है, तो वो यहाँ वहाँ खाली रूम्स देख के चले जाते हैं सोने के लिए, लेटने के लिए, आराम करने के लिए। ह्यूमन बींग है, थक जाता है हर कोई। तो ये भी एक इशू यहाँ पे निकल के आ रहा है कि वो बेसिकली महिला डॉक्टर आराम करने गई थी, थक गई थी वो, वहाँ पे उनका रेप करा गया। और ये कोई नई खबर नहीं है, महिला डॉक्टर असुरक्षित हैं, कई घटनाएं ऐसी आती हैं। घटना की जांच के लिए सरकार ने 7 सदस्यों का विशेष जांच दल नियुक्त कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर पीड़िता के परिजन चाहे तो वह इसकी सीबीआई जांच भी आदेश देने को तैयार हैं, मगर सवाल है कि आखिर इस तरह के साहस किसी भी आया कैसे, कि उसमें कानून का ज़रा भी भय पैदा नहीं हुआ। अगर कानून व्यवस्था का खौफ होता और स्तर प्रशासन मुस्तैद रहता, देखिए अब वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। अगर भैया कहीं पे डॉक्टर लोग रुक रहे हैं या डॉक्टर्स कोई जगह पे आराम करने जा रहे हैं, सिक्योरिटी होनी चाहिए वहाँ पे। अगर अगर हॉस्पिटल प्रशासन ने सिक्योरिटी का इंतजाम करे होते तो समस्या कभी होती ही नहीं। अच्छी बात है कि सरकार इस मामले पर किसी तरह की लिपापोती करने का प्रयास नहीं कर रही है, मगर सवाल है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वहाँ इतनी लाचार व्यवस्था क्यों है कि ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। यह केवल किसी अस्पताल तक सीमित समस्या नहीं है, सामान्य रूप से भी घर से बाहर निकलते वक्त महिलाएं सशक्त रहती हैं कि उनके साथ कुछ अनहोनी न घट जाए। अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कुछ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं तो उन्हें इस दिशा में व्यवहारिक कदम उठाने का प्रयास करना चाहिए। इसमें आपके लिए क्या पॉइंट निकल के आ रहा है? एक जनरल पॉइंट, वुमेन सेफ्टी आज की तारीख में भी एक क्वेश्चन मार्क है। वुमेन सेफ्टी। अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? स्ट्रगल्स ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स। ये डिमांड कई बार छात्रों ने उठाई भी है, मेडिकल छात्रों ने, कि उनके साथ जिस हिसाब से व्यवहार करा जाता है वो बहुत ही टेंशन की ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत ही प्रेशर में जी रहे हैं ज़िंदगी, परफॉर्मेंस प्रेशर में जी रहे हैं ज़िंदगी। प्रोफेसर्स परेशान करते हैं, मार्क्स देने के नाम पे हैरास करते हैं। कई कई घटनाएं निकल के आती हैं इसमें, बच्चे परेशान हो गए, डिप्रेशन, सुसाइड कर लिया है मेडिकल स्टूडेंट्स ने। वर्क प्रेशर, प्रोफेसर्स का परेशान करना, वगैरह वगैरह। These are the issues we need to address, and why there is no fear of crime. Why there is no fear of crime? एथिकल क्वेश्चन है। कब ऐसा दिन आएगा जब अपराधियों के मन में डर हो जाएगा कि नहीं यार, हमें यार ये काम नहीं करना है वरना बुरे फंसेंगे। क्या क्या स्टेट का फियर ख़त्म हो गया? लॉ एंड ऑर्डर, क्या स्टेट का फियर ख़त्म हो चुका है? कानून का डर ख़त्म हो गया है? किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता? क्या महिलाओं को आज भी 10 बार सोचना पड़ेगा कोई भी कार्य करने से पहले कि मैं वहाँ पे सुरक्षित हूँ कि नहीं हूँ? ये चिंता का विषय है। और हाँ, मेडिकल फ्रेटर्निटी बहुत परेशान है बहुत चीज़ों को लेकर। आगे बढ़ते हैं, बाकी अखबार का अध्ययन पूरा करिएगा। ये सिर्फ एक क्विक एनालिसिस है। तो हम आपको, जिन लोगों को पेपर पढ़ने का डर होता है माइंड में ना, कि पेपर ले शुरू कर देते हैं मगर खोल नहीं पाते हैं, इतना बड़ा लगता है, ख़त्म नहीं हो रहा है, पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, घंटों घंटों पढ़े जा रहे हैं, तो हमारा प्रयास यही है कि हम एक क्विक एनालिसिस में
आपको एक ओवरव्यू देते हैं। बाकी आर्टिकल आप खुद पढ़िए, सारे पढ़िए आर्टिकल्स आप, सब ज़रूरी होते हैं। और पैरिस ओलंपिक लगभग समापन की तरफ आ गए हैं, तो पदक तालिका एक बार देख लेते ना। अमेरिका बहुत आगे है हमसे, और विश्व में भी बहुत आगे है। 126 मेडल्स, 91 मेडल्स चाइना, जर्मनी 33 मेडल्स, इटली 40 मेडल्स, और हमारा प्यारा भारत 6 मेडल्स। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इतने कम मेडल क्यों हैं, इसको एड्रेस करें। अगर हम एड्रेस करते हैं, मैंने आर्टिकल पढ़े कई बड़े अखबारों में, तो निष्कर्ष ये निकला कि भारत को अगर अपने मेडल टैली बढ़ाना है, मेडल टैली गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज जो भी है, तो हमें अपना कंटिंजेंट बढ़ाना पड़ेगा। आप पूरे भारत में एक लहर बना दिए, इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, मौका दीजिए आप। खेलो इंडिया योजना इस परफॉर्मेंस को देख के तो फेलियर समझी जा रही है कि इतना करोड़ों रुपए खेलो इंडिया में डिस्पर्स करा गया, मगर निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। फिलहाल हम राजनीति में नहीं जाएंगे, तो आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट पूल को गैदर करना पड़ेगा हर साल, नॉन स्टॉप। नए टैलेंट्स को उठाइए, नए टैलेंट्स को उजागर करिए, उनको सामने लाइए, भीड़ में से अलग करके उन्हें मौका दीजिए। आपको स्टेट्स में स्पोर्ट्स इंफ्रा अच्छा देना पड़ेगा। देखिए, यहाँ किसी को नहीं पता कौन सा खिलाड़ी कहाँ से निकला है। अभी भी कई राज्यों में स्पोर्ट्स इंफ्रा नहीं है, आपको वहीं देना पड़ेगा। ठीक है ना। हर कोई बड़े शहरों में आके अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता है। आपको उन क्षेत्रों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्पोर्ट्स इंफ्रा बेहतर करना पड़ेगा जहाँ पे ज़रूरत है। इसके अलावा स्टेट्स हैं, स्टेट्स को भी, जैसे आपका उड़ीसा है, उड़ीसा ने क्या करा, उड़ीसा ने हॉकी को गोद ले लिया। उड़ीसा ने ये निर्णय लिया कि भैया हॉकी को हम आगे बढ़ाएंगे, और ये हुआ भी। जब से उड़ीसा ने हॉकी पे टारगेटेडली काम करना शुरू करा, हॉकी का जो परफॉर्मेंस ग्राफ है टीम इंडिया का ऊपर ही गया है। वो भी ऐसे ऐसे मैचेस में ऊपर गया है जहाँ पे कई सालों तक सूखा पड़ा था, कुछ नहीं मिल रहा था हमको, वहाँ पे हॉकी का ग्राफ ऊपर गया है। तो स्टेट्स को भी ना अब जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सबसे पहले हमें अपना टैलेंट पूल बढ़ाना पड़ेगा। कंटिंजेंट हम जिन जिन स्पोर्ट्स में भेज रहे हैं, आपको पता है हमारी टीम बहुत कम थी जो ओलंपिक्स में गई थी। वहीं पे जहाँ और देशों ने अपने 4-4 खिलाड़ी बैकअप में भी रखे हुए थे, हमारे पास नहीं थे। हमारे पे वही चाह रहे हैं जो लंबे समय से खेलते आ रहे हैं। हमको सबसे पहले तो और बच्चों को टैलेंट को आगे बढ़ाना पड़ेगा। फिर हमें खेलो इंडिया को कैसे सफल करा जाए, इस पर ध्यान देना पड़ेगा, वरना ये सिर्फ और सिर्फ एक फेलियर स्कीम बन के रह जाएगी कि इतना फंड एलोकेट होने के बाद भी कुछ बढ़िया हासिल नहीं हो पाएगा। इसके अलावा स्टेट्स हैं, उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि अपने अपने स्टेट्स में स्पोर्ट्स इंफ्रा अच्छा करें, और पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को गोद लें, है ना। स्पोर्ट्स को गोद लेंगे तभी उनके स्टेट्स के खिलाड़ियों को मोटिवेशन मिलेगा, और वो भी अपना एक अच्छा रिज़ल्ट देंगे। अगर हमने इतना कर लिया, इतनी मेहनत हमने स्पोर्ट्स पे अगर कर ली, तो हो सकता है कि हम बहुत अच्छा कर पाएँ भविष्य में, क्योंकि टैलेंट तो इंडिया में बहुत है ना। करोड़ों की जनसंख्या है, मगर उस टैलेंट का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। देखते हैं, गवर्नमेंट बिल्कुल सोच रही होगी, हम सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बिल्कुल एड्रेस नहीं करेगी इन चीज़ों को। तो फिलहाल भारत के मेडल टैली में 6 मेडल आए हैं, और बाकी देशों में ज़्यादा मेडल्स हैं। आज के इतने रखते हैं। जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाए, वेबसाइट पर डाल देंगे। वेबसाइट का लिंक
डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।